नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जीएस पेपर सेकंड का जीएस पेपर सेकंड का नया टॉपिक देखेंगे, शासन में पारदर्शिता, और अन्य इसके पहलुओं को अच्छी तरीके से देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। और ये इसके पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को जो पेड ग्रुप चल रहा है उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा लेट न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शासन में पारदर्शिता, जो आपका गवर्नेंस है, शासन सुशासन, इन सारी चीज़ों इन टर्म को अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, शासन व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें कि शासन के विभिन्न अंग, शासन के विभिन्न स्तर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, इनके बीच किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, उनके अधिकार, दायित्व, कार्य क्षेत्र की स्पष्ट रूपरेखा शामिल होती है। इसके विभिन्न अंग जैसे विविध सरकारी, गैर सरकारी संगठन, संस्थाएं, इनमें आपस में संबंध, राज्य नागरिक संबंध, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, शासन की प्रकृति, कल्याणकारी राज्य व अन्य आधिकारक शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिएगा, शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सुशासन का क्या अर्थ होता है, जिसको गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। तो सुशासन का अर्थ होता है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझेंगे, गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था वो विश्व बैंक के द्वारा 1989 में किया गया था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शुरू की गई पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन के द्वारा सुशासन की नींव रखी गई थी। विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी। इसमें जो अधिकार थे वो स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के द्वारा सुशासन को अधिक बेहतर बनाने के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन जैसे देश में क्या है, देश में आप लोगों ने भी देखा होगा कि व्याप्त भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा विकराल हैं, जो कि हमारी एक गुड गवर्नेंस के सामने एक बहुत बड़ा रोड़ा बनते हैं आकर। ठीक है, राज्यों में जैसे राज्यों के सीमित क्षेत्रों में उपस्थिति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशासन के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मनुष्य के नैतिक स्तर का ऊंचा होना। जैसे मान लीजिए जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, वही उनके अंदर का अगर नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तो आप शासन सुशासन की बात नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार होगा ही होगा, और भ्रष्टाचार होगा तो आप गुड गवर्नेंस को नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी राजनीतिक प्रशासनिक सिस्टम या तंत्र हो अपने आप नहीं बनता, बल्कि मनुष्य और उसके संगठन उसका निर्माण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे, वह चाहे सामान्य नागरिक हो या प्रशासनिक, कोई सामान्य नागरिक हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर उसका नैतिक स्तर गिरा हुआ है तो वह सुशासन के सारे आयामों के होते हुए भी स्थिति को सुधार कभी भी नहीं सकता। सुशासन के तत्वों को देखते हैं। सुशासन के कौन कौन से तत्व हैं, तो इनको भी देख लेते हैं कि आखिर सुशासन में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं कि जैसे विधिका शासन, समानता, समावेशन का मतलब होता है सभी लोगों को लेकर चलना, सभी का सहयोग, सभी का कोऑर्डिनेशन। समानता, सभी लोगों में समानता, भागीदारी, सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। अनुक्रियाशीलता, बहुमत और मतैक्य। ठीक है, कि मतलब सभी लोगों के मतों को मानने के बाद कार्यों को क्रियान्वित करना। अब देखिए अगले कुछ पॉइंट हैं जो आपके प्रभावशीलता, दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्ष आकलन। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं आपके गुड गवर्नेंस के एलिमेंट हैं, तत्व हैं। टोटल अगर देखेंगे तो टोटल 7 से 8.9 पॉइंट हैं सुशासन के प्रमुख एलिमेंट हैं। अब देखिए एक अगला टर्म आ रहा है ई गवर्नेंस। तो देखिए ई गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इस प्रकार के सूचना प्रदाता साधन सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में जाने जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के
प्रयोग से सरकार को जनता एवं अन्य अभिकरणों को सूचनाओं के प्रसार हेतु प्रक्रिया को दक्ष एवं त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा प्रशासनिक गतिविधियों के निष्पादन में सुविधा रहती है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। जैसे सरकार की कोई भी नीतियां हैं, कोई भी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए तो वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। अब देखिए संकीर्ण अर्थों में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई युक्तियों का प्रशासन में प्रयोग करना, जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, जो नई नई चीज़ें ईजाद की गई हैं, उनका प्रशासन में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। जबकि इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि विस्तृत दृष्टिकोण में इसका अर्थ है किसी भी संगठन, समाज, तंत्र के विभिन्न पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित, समन्वित रखने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही क्या है, ई गवर्नेंस है। यह ई गवर्नेंस व्यवस्था का व्यापक प्रसार है। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी को समन्वित प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस का पर्याय है। अब देखिए लोक प्रशासन में इस प्रकार का प्रयोग जो है सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कुछ कंप्यूटरों का लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़कर किया गया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नामक यह परियोजना ही विस्तारित होकर वर्ल्ड वाइड वेब का रूप ले चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इससे संबंधित। अब देखिए अमेरिका में दिसंबर 2002 में पारित ई शासन अधिनियम 2002 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनता से लोक सेवाओं का एकीकरण हो चुका है। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में जान लेते हैं कि देखिए 1990 के दशक के उत्तरार्ध में यानी बाद में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारें उत्साहपूर्वक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली को अपनाती चली आ रही हैं, जिससे खास तौर पर इंटरनेट सहित वेब आधारित तकनीकी भी इसमें शामिल है। भारत सरकार के प्रमुख विकास स्तंभों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स संवाद की वैधता प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कार्य प्रथाओं का नियमन किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है इसी के तहत चीज़ों को बेहतरी प्रदान करता है, ठीक है। जानकारी देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया था। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011, तो देखिए ई गवर्नेंस की दिशा में यह मजबूत पहल है करते हुए सरकार ने क्या किया था कि 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011 को पेश किया। उसके लिए आशा बढ़ाई गई कि जो लंबे समय से शासन व्यवस्थाओं तकनीकी शक्ति से उन्नत करने और ऐसे तंत्र की मांग कर रहे थे जिससे लोक सेवाओं का प्रदायन हो सके, सरकारी सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों की उनके घर पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिना किसी अधिकारी के शोषण के जो सेवाएं हैं वो मिल सके। तो ये प्रावधान इसमें किए गए थे। केंद्र और राज्य सरकार विभागों की सेवाओं की एक ऐसी सूची जारी करनी होगी जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से 180 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। 5 वर्ष के भीतर सेवाओं के प्रदान की समय सीमा सुनिश्चित होती है और जिम्मेदार अधिकारियों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकेगा। तो ये कुछ बातें हैं इससे संबंधित। अब देखिए ई गवर्नेंस की कुछ श्रेणियां हैं तो उनको देख लेते हैं हम लोग। भारत एवं विश्व के कई देशों में ई गवर्नेंस के रूप में प्रवर्तित हुई हैं। ई गवर्नेंस परियोजना को सेवा प्रदान करने की दृष्टि से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार तक। जब सरकार किसी विभाग का दूसरे विभाग से आदान प्रदान होता है, ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क होता है, तो ये श्रेणी कौन सी कहलाती है, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहलाती है। जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय खाद्यान्नों संबंधी आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजने या वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों को वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराती है। ये आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस कहलाता है। G2C क्या होता है? G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से जनता तक के बीच के ई गवर्नेंस को क्या कहते हैं? सरकार और नागरिकों के बीच पारस्परिक व्यवहार गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी में आता है। जैसे आयकर विवरणी जमा करना, विद्युत एवं जल संबंधी शिकायतें करना इत्यादि, ये सारी की सारी सेवाएं जो हैं ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं।
अब G2B, G2B का मतलब होता है कि गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, सरकार से व्यवसाय तक। गवर्नमेंट टू बिजनेसेस जो है श्रेणी के अंतर्गत सरकार व्यापार जगत में संपर्क लेन देन करती है, और जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण, ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं G2B के अंतर्गत आती हैं। G2E श्रेणी क्या होती है? इसमें होता है कि जैसे गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच का जो ई गवर्नेंस होता है वो चीज़ें आती हैं। तो इसमें सरकार अपने कर्मचारी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय से संप्रेषण करती है, ठीक है, एक वाद संवाद करती है। अब C2C जो श्रेणी होती है वो कौन सी है? सिटीजन टू सिटीजन, नागरिक से नागरिक तक। सिटीजन टू सिटीजन श्रेणी में नागरिकों से पारस्परिक संपर्क होता है, मतलब एक नागरिक का दूसरे नागरिक के बीच में ऑनलाइन ई गवर्नेंस चीज़ें चलती हैं। इन उपरोक्त श्रेणियों का विकास करके प्रशासन का उपसर्ग जो है ई इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे दक्षता है, सशक्तिकरण है, प्रभावशीलता है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। पांचवा और भी है, संवर्धित सेवा जैसे तत्वों को हासिल करने का प्रयास करता है। ई गवर्नेंस की विशेषताओं को देख लीजिए कि जैसे इसके प्रशासनिक नेतृत्व एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाता है। प्रशासनिक नेतृत्व और प्लस टेक्नोलॉजी, जो लीडरशिप है प्लस टेक्नोलॉजी, दोनों का एकीकरण हो जाता है। सरकारी विभागों या उपकरणों से संबंधित सूचनाएं एवं सेवाएं इंटरनेट या इंटरनेट पर उपलब्ध होना, स्वयं सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिक तकनीकों का प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग करना। ई गवर्नेंस का व्यवहारिक रूप हमें मिलता है। ई गवर्नेंस के द्वारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग संभव हुआ है। अब मिनटों में अधिकारी एक दूसरे से या कम समय में संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं और काम के संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं। इस सुविधा से प्रशासन में दक्षता आई है। ई शासन के कारण नौकरशाही का आकार छोटा होता गया है और कामकाज में पारदर्शिता, विश्वसनीयता हमें दिखाई दे रही है। अब अगली पॉइंट क्या है? इस व्यवस्था से अनावश्यक कागजी कार्रवाई में कमी आती है। जानबूझकर की गई देरी पर भी रोक लगती है। इसके एक ही कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब एक बार अगर काम हुआ तो वो एक ही बार होना होगा, दोबारा नहीं होना होगा। निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रमों के रूप में प्रोग्राम विकसित करके दिया जाता है, ठीक है। ई गवर्नेंस लोक प्रशासन में स्वचालन की अवधारणाओं एवं प्रयासों की परिष्कृत एवं विस्तार स्वरूप है। अब देखिए ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं। जो आपके ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होती है, तो इसके लाभों को देख लेते हैं। तो देखिए ई गवर्नेंस से नागरिकों और व्यवसाय के लिए सुगम एवं कम खर्चीला है। इसके माध्यम से बिना समय, ऊर्जा एवं पैसा गंवाए नवीनतम सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं और ये भी पता चलता है कि कार्य दिवस चरण किस चरण में है। जो मैंने कार्य सरकार से चाहा है तो वो किस चरण में है। ई गवर्नेंस से के लाभों में शामिल है पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके इसमें अंतर्गत आते हैं। ई गवर्नेंस से मिलने वाली सुविधाएं कौन कौन सी हैं कि जैसे सरकारी विभागों की संगठनात्मक, कार्यात्मक, प्रक्रियात्मक सूचनाएं प्राप्त करना। लोग किसी भी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। विकास पूरक एवं सामाजिक कल्याण संबंधित योजनाओं का विवरण, आदेश पत्रों की उपलब्धता एवं भरे हुए पत्रों की स्वीकार्यता, आसान पंजीकरण सुविधा, दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ, अपराधियों, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों, करदाताओं से संबंधित विवरण, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से। शिकायत पंजीकरण एवं निस्तारण, प्रबोधन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की नियमित एवं निर्धारित प्रक्रियाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें सुविधाएं मिलती हैं, ई गवर्नेंस से मिलने वाली सुविधाएं हैं, ठीक है। अब ई गवर्नेंस के प्रकार, ई गवर्नेंस का असर देख लेते हैं कि जैसे बिहार में जानकारी परियोजना के तहत 2007 में 6.820 काल में आई, जो 2008 में बढ़कर 15.78 हो गई, ठीक है। राजस्थान में अपना खाता नाम से ई गवर्नेंस परियोजना के तहत 11 लाख अधिकार पत्र एवं 11 लाख खाते खोले गए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 25 सूत्रीय योजनाओं में आगामी 3 वर्षों में सभी पंचायतों में ई शासन व्यवस्था एवं सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक डाटा नीति का भी निर्धारण किया। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में भूलेख जो सॉफ्ट नामक परियोजना प्रारंभ की गई। नेशनल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने अखिल भारतीय स्तर पर ई गवर्नेंस
सॉल्यूशन को अपनाया जिससे कारोबार में वृद्धि हुई और लागत में कमी आई। तो ये सारे के सारे कार्य हैं इसके माध्यम से किए गए हैं। अब ई गवर्नेंस की समस्याओं को देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस की समस्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ई गवर्नेंस की समस्याओं को अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ जो है कल की डेट में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।